कुछ हुआ है उसकी फुल पूरी आपकी जो है वो रिवीजन, और वो भी हार्ड तरीके से। और इसमें आप मुझे ज़्यादा बताएंगे, मैं आपको कम बताऊंगा, ये भी तय है। ठीक, तो जल्दी से हम लोग आगे चलते हैं और ये इसमें हम लोग पोर्शन कवर करेंगे, दैट इज टोटल ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। बिकॉज रिसर्च से रिलेटेड जितनी भी बात है, जो भी आपको लिखाई गई, वो थ्योरेटिकल बहुत ज़्यादा है। और थ्योरेटिकल में ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं आपको, केवल आपको पढ़ लेना है और अच्छे से अगर आपने नोट्स उसके साथ में प्रिपेयर किए हुए हैं तो आपका काम हो जाएगा। पर इसमें बीच बीच में थोड़ा सा कहीं न्यूमेरिकल का इफेक्ट आता है, तो वहाँ पर आप लोगों ने वास्तव में कोई काम किया है कि नहीं किया है, कुछ फार्मूले याद है कि नहीं है, इसकी बात करनी है केवल। और एफ टेस्ट की बात कल होगी, ये मैंने पहले क्लास में बता दिया था, लेकिन पढ़ के अच्छे से आइएगा, तब वो चीज़ें अच्छे से समझ आएगी। तो तेज रिवीजन लीजिए और यू हैव टू आंसर। तो एकदम बेसिक से शुरू करते हैं कि हमारी एक तो नॉर्मल इंडिविजुअल सीरीज बनी, फिर इंडिविजुअल सीरीज से हम लोग आगे बढ़े तो डिस्क्रीट बने, डिस्क्रीट से आगे बढ़े तो कंटिन्यूस बने। सिंपल, सारा हम लोगों ने डाटा इकट्ठा किया, ये सब सीरीज बनी। फिर बात शुरू होती कि सारा जितना यहाँ तक आपका स्टैट्स की बातचीत चली आई है, दैट इज डिपेंड्स ऑन द एवरेजेस। तो एवरेजेस में मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको फार्मूलेज याद होंगे, नहीं तो कम से कम सामने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अर्थमेटिक मीन है, इसका फार्मूला मैं बिल्कुल आपसे नहीं पूछने वाला हूँ। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन है, इसका भी नहीं पूछने वाला हूँ। और हार्मोनिक मीन है, इसका भी नहीं पूछने वाला हूँ। मैं ये पूछने वाला हूँ, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन द ए एम जी एम एंड एच एम? इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन ए एम जी एम एंड एच एम? अगर आपको एक सिंपल कोई डेटा दिया जाए, उसमें से ए, कोई डेटा नहीं है, एक या दो आपको एक्चुअली मीन दे दिए जाए दो, तो क्या तीसरा आप इसमें ढूंढ सकते हैं? इज देयर एनी रिलेशन? क्या इसमें कोई रिलेशन है? और बहुत ध्यान से मेरी सारी बातें सुनिएगा। हो सकता है आज की क्लास आपको लगे क्या यार ये पुरानी चीज़ें और जो डिस्कस हो चुकी हैं और जो छोटे क्लास की हैं वो सर लेके आ गए एफ टेस्ट के बीच में, लेकिन ये सारी चीज़ें इफ़ यू आर गोइंग टू कम्पिटिट इन एनी कंपटीशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन आपको इसी के इर्द गिर्द घूमते दिखाई देंगे। ठीक, समझ आ रहा है? तो इज देयर एनी रिलेशन? क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है? मैंने आपको कल बता भी दिया था कि यही ही बात होने वाली है। इज देयर एनी रिलेशन? नो सर। नो, बहुत बड़ा रिलेशन है। अगर ये आपको दे दिए जाए दो और एमसीक्यू है और उसमें आपसे कोई चीज़, कोई एचएम की वैल्यू दे दी जाए, ए की वैल्यू दे दी जाए, या जीएम की, या कोई भी दो मीन दे दिया जाए और तीसरा पूछा जाए, तो साइलेंट हो जाएंगे आप? ऐसा नहीं है, इनमें पूरा पूरा रिलेशन है। लिखिए फटाफट। जी एम इज इक्वल टू, जी एम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए एम इंटू एच एम। ठीक, समझ आ रहा है सबको अच्छे से? यस सर। जी एम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर ए एम इंटू एच एम, या दूसरे तरीके से जी एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम इंटू एच एम। ये परफेक्ट रिलेशन है और कंपटीशन में इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं, और आपको तो पता ही होना चाहिए ना, पूरा आपसे कौन सुनने वाला है। अगला, इज देयर एनी रिलेशन? अगर आपको एक सेट दिया जाए और उसके बाद में ए एम बी एम एच एम ढूंढने को दे दिया जाए, और उसके बाद कैन यू वेरीफाई द वर्क यू हैव डन इज ओके, नॉट अप्लाइंग दिस फार्मूला विच आई हैव डिस्कस्ड विद यू। ये फार्मूला मान लीजिए आप इसी स्टेज में हो जो मैंने अभी आपको बता दी, इन केस वो पता नहीं है आपको, ठीक, या भूल गए उस समय आप ये फार्मूला, जी एम इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द ए एम एंड एच एम, ये अगर आप उस समय भूल गए हैं, देन कैन यू चेक और वेरीफाई इज योर आंसर इज करेक्ट व्हाट यू हैव डन?
मतलब एक और रिलेशन की मैं बात कर रहा हूँ। एक रिलेशन तो इन तीनों मीन के बीच में ये बनता है, दूसरा रिलेशन क्या बनता है? इज देयर एनी आइडिया? और क्योंकि मुझे लगा है ना कि इन चीज़ों को मैंने आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा छोड़ दिया कि आप पीछे से सब पढ़ के आ रहे हैं, तो हम लोग ज़्यादा जल्दी से आगे जाएंगे और हाइपोथेसिस टेस्टिंग और इन सब की बात करेंगे जो आपके लिए अननोन है। इसलिए ये सारी बातें थोड़ी सी हल्की रह गई, और सही है, ये सब आपके कोर्स में ग्रेजुएशन तक तो रहा ही होगा। तो एक रिलेशन मैंने आपको बता दिया इन तीनों मीन के बीच में। दूसरा, इफ यू हैव फॉरगेट दिस फार्मूला and and in any exam you have calculated all these three means, तो can you verify your answer? क्या आप अपने आंसर को सुनिश्चित कर सकते हैं कि मैंने जो जवाब दिया वो सही है? इसका मतलब कोई और रिलेशन भी है भाई। किसी को अपने आंसर को टेस्ट करना है तो उसके लिए कोई रिलेशन चाहिए। तो क्या कोई और रिलेशन भी है इस फार्मूले के अलावा? इज देयर एनी अदर रिलेशन? प्लीज टेल मी, इज देयर एनी अदर रिलेशन? देखो भाई, मैंने कल ही बता दिया था, अब आप लोगों ने देखा नहीं है तो मैं कुछ क्या करूँ आपके लिए, ये बताइए। अगर एक ही डेटा सेट पे आपने काम किया है और एक ही डेटा सेट से ये तीनों मीन निकाले हैं, तो लिख लीजिए बिल्कुल परफेक्ट रिलेशन एक और मिलेगा उसमें आपको कि एच एम से बड़ा जी एम होगा तो जी एम से बड़ा ए एम होगा। अगर आपको 4 नंबर का नोट्स लिखने के लिए आ जाए कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द एवरेजेस ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, तो ये सारे पॉइंट उस नोट्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और यहीं से ज़्यादा नंबर भी आपके बढ़ेंगे। ऐसा न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है ना बेटा, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द मैथमेटिकल एवरेज, 4 नंबर का शॉर्ट नोट्स, तो आप उन तीनों को लिख दोगे, बहुत ज़्यादा उनके फार्मूले लिख दोगे और नमस्ते इंडिया। ठीक। तो कायदे से ये दो रिलेशन आपको ज़रूर लेके आने चाहिए। एक जो फार्मूले के रूप में आ रहा है कि अगर एक वैल्यू मिसिंग है तो उन तीनों में किसी को ढूंढा जा सकता है। तीसरा, अगर आपने काम किया तो ये भी देख लीजिए कि अगर आपका एच एम है तो एच एम से बड़ा जी एम होना चाहिए और जी एम से बड़ा अर्थमेटिक मीन होना चाहिए। ठीक। ये भी एक परफेक्ट रिलेशन इन तीनों के बीच में। तो ये हुआ था कि मैं पूछूंगा और आप बताएंगे, होने लगा उल्टा। ठीक है, ये गड़बड़ है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से हम लोग। और अब इसके बाद आगे चलेंगे और हम लोग मैथमेटिक्स की बात हो गई, इसकी किसकी, एवरेजेस की। ओके, तो इन द केस ऑफ द एवरेजेस, मीडियन, देखो ये फार्मूला जल्दी से कोई मुझे बताओ फटाफट, आधे मिनट का टाइम है। मीडियन का फार्मूला, ये क्या हो गया यार, ये तो 8वें 9वें की बातें होने लग गई एकदम, पीछे पड़ के पूछ रहे हैं एकदम। ओके हाँ, चलिए बताइए, कुछ भी समझिए आप, जल्दी बताइए मुझे फार्मूला ऑफ मीडियन। ओके, सबको ढूंढना पड़ रहा है, याद नहीं है, गलत गलत बात है ये, क्योंकि आप सबको आगे कंपटीशन में जाना है, ये मान के मैं सारी बातें कर रहा हूँ। बी ए एम बी ए बी ई पास करना है, उसके लिए ये सारी बातें नहीं है। किसी अच्छे कंपटीशन में जाना है, उसके लिए सारी बातें हैं। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो दूसरे सेंट्रल टेंडेंसी का तीसरा, एवरेज मोड। मोड में जब हम लोगों का डिस्कशन हो रहा था, वहाँ मैंने आपसे ज़रूर ये डिस्कशन किया था कि दो तरीके के फार्मूले हैं और एक ये है और दूसरा ये है। तो मुझे कोई जवाब मिला था कि शायद ये वाला याद है, ये वाला नहीं याद है। तब मैंने एक कंडीशन भी बताई थी कि ये सेकेंड वन तभी अप्लाई आप करेंगे जब ये फर्स्ट वन सही ढंग से रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा होगा। वो क्या बात थी? यस, किसी को याद है? मोड की बात हम लोगों की क्लास में हुई थी, तो उसमें मोड का फार्मूला कुछ आप लोगों ने बताया था। ठीक, n+1/2। ये तो मीडियन के लिए चलेगा ना बेटा स्मिता? अब मैं मोड की बात कर रहा हूँ,
आवाज सही मिल रही है ना तुम लोगों को? एक मिनट, क्योंकि बहुत लेट आया ये रिस्पॉन्स, इसका मतलब ओके। तो जल्दी से बताइए मुझे, मोड का जो फॉर्मूला है, मैं मान के चल रहा हूँ कुछ भी याद नहीं है, फिर भी मोड में दो फार्मूले होते थे, ये याद है? यस प्लीज रिस्पॉन्स, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं याद है तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? दो फार्मूले थे मोड में, ये याद है? यस सर। हाँ, तो दो में मुझे ये बताइए कि पहले कौन सा लगाना है और उसके बाद कौन सा लगाना है, और वो कारण कौन सा है कि जब आप सेकंड वाला अप्लाई करेंगे, डायरेक्टली सेकंड मत अप्लाई करिए कहीं। ऐसा क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में, किसी कंपटीशन में, किसी इंटरव्यू में, किसी वाइवा में पूछा जा सकता है। मोड के दो फार्मूले हैं, यस सर। जरा बताइए कि ये सेकंड आप लगा दें सीधे डायरेक्टली? तब आपका जवाब होना चाहिए नहीं, मैं पहला ही लगाऊंगा। ठीक, तो फिर सेकंड बनाया क्यों गया? सेकंड इसलिए बनाया गया कि अगर पहले फार्मूले से आपका मोड आपकी मॉडल क्लास में ना मिले, याद आ रहा है? बाय द यूजिंग द फर्स्ट फार्मूला 2f1 f0 f2 वाला, वो आपको इस्तेमाल करना है, दैट इज द कंपलसरी सिस्टम। लेकिन अगर उससे जो मोड आपको मिला वो आपकी मॉडल क्लास में नहीं आ रहा है, नॉट रिप्रेजेंटिंग इन द मॉडल क्लास, देन यू आर प्रोसीड टुवर्ड्स द सेकंड फार्मूला। ठीक, अब मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि वो ग्रुपिंग करना और वो सब आपको याद होगा। ठीक, ये उम्मीद मैं रखता हूँ आपसे। ठीक, उम्मीद तो रखी जा सकती है। ओके, तो आपको याद आ रहा है अच्छे से कि ये कब काम करेगा? ये तब काम करेगा सेकंड वाला जब फर्स्ट वाला अपने आप को सही ढंग से एफिशिएंटली परफॉर्म ना कर पाए, कि जो मोड आप ढूंढे वो आपको मॉडल क्लास में ना मिले। आगे बढ़ते हैं। इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन द अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड द मोड? दो की वैल्यू आपको दे दी जाए, तीसरा आपको ढूंढना हो, या तीनों पे आप काम करें और आप अपने आप को श्योर कर पाएँ कि द डेटा आई हैव कलेक्टेड और द रिजल्ट आई हैव फाउंड इज करेक्ट। यस सर। क्या है बेटा वो? तो 3 मीन माइनस 2 मोड करके समथिंग कुछ है। 3 मीन माइनस 2 मोड। 3 मीन माइनस 2 मोड। 3 मीन माइनस 2 मोड। कुछ कुछ याद है, कुछ कुछ भूल गए। कुछ कुछ याद है, कुछ कुछ भूल गए। हाँ, आपको ये जरूर याद है कि फार्मूला होता है। बिल्कुल ठीक बात है शिवम जी। आपको ये भी याद है कि कहीं पे 3 इस्तेमाल होता है, कहीं पे 2 इस्तेमाल होता है, लेकिन वैल्यूज का प्लेसमेंट जो है ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बस। ठीक, 3 मीडियन तो माइनस 2 मीन। हाँ, बेस्ट तरीका याद रखो ना, ये कंफ्यूज करेगा आपको लगातार कि आपके लिए मोड मोड ढूंढना है आपको। इफ मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस 2 मीडियन, बस सॉरी 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये है, इसको याद कर लेना अच्छे से। ठीक, ये भी आपके लिए कंपटीशन की बात है। सेंट्रल टेंडेंसी की बात यहाँ से छोड़ते हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब सेंट्रल टेंडेंसी की बात को आगे छोड़ेंगे तो फिर आगे आ जाएगा डिस्पर्सन। ठीक, डिस्पर्सन में वो फिर रेंज है और क्वार्टाइल है। फार्मूले नहीं पूछेंगे हम आपसे। ये क्वार्टाइल डिविएशन का कुछ याद है आपको? कैसा फार्मूला था, क्या था? Q3 minus Q1 upon 2। ओके, दैट इज द क्वार्टाइल डिविएशन। वो क्या क्वार्टाइल डिविएशन है? प्लीज एनीबडी, आप सर्च करते रहिए सारे लोग और फिर इसको बताइए कि जो ये जवाब दे रहे हैं शिवम जी ये सही है? क्वार्टाइल डिविएशन का फार्मूला जो इन्होंने बताया, इज इट ओके? सर QD is equal to Q3 minus Q1 upon 2। ये आपने बेटा बताया सर ये नहीं है। तो ये क्या था? कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन। ठीक, बताया आपने, सही है, लेकिन वो थोड़ा उसका नाम गलत हो गया है। ठीक, ये है तो फार्मूला जो आपने शिवम जी बताया, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1।
इससे ये पता चलता है कि आपने पीछे स्टेट्स को थोड़ा बहुत पढ़ा है, रिवीजन की जरूरत है तेज। ये कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन का फार्मूला है, ठीक। सिंपल सर क्वार्टाइल यस यस, बोलिए काजल जी। Q3 minus Q1/2। बस ठीक यही है, ठीक। क्वार्टाइल डिवीजन के लिए आपका सिंपल यही काम है, जिसको कि हम लोग सेमी क्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं, ठीक। अब ये निकलेगी कैसे क्वार्टाइल, तो ये अगर आपको मीडियन पता है तो ये भी निकल आएगी। अब अगला जो डिविएशन है वो हमारे लिए मीन डिविएशन। तो इसकी मेन क्वालिटी क्या है? सर माइनस प्लस साइन इग्नोर कर देते हैं। ठीक, बिल्कुल करेक्ट। बाकी फार्मूले में हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि उसमें दिक्कत होती है, ये समझ आ रहा है मुझे। तो इसकी ये मेन क्वालिटी है कि जो ये डिविएशंस हैं इनको ऑब्सोल्यूट कर देता है और माइनस साइंस को इग्नोर कर देता है, ठीक। बिल्कुल, ये बात भी बिल्कुल ठीक है आपके। और इनके सबके कोफिशिएंट ऐसे ही निकलेंगे कि जिस भी सेंट्रल टेंडेंसी से आपने मीन डिविएशन के जिस भी सेंट्रल टेंडेंसी से आपने ये डिविएशन निकाले हैं, उस सेंट्रल टेंडेंसी से आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो इसके कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन आपको मिल जाएगा। MD divided by the arithmetic mean if you have calculated the deviation through the arithmetic mean, otherwise you can divide by the median or by the mode, किसी से भी आप कर सकते हैं, ठीक। अब इससे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और फिर हाँ, एक बात मुझे याद आई, ये मैंने आप लोगों को बोली थी कि आप लोग मुझे बताओगे कि डिस्पर्शन में ये जो ये सारे मेथड्स तो मैथमेटिकल हैं, एक ग्राफिकल मेथड है जिसकी चर्चा मैंने आपसे करके छोड़ दी थी और बोला था आप लोग मुझे बताओगे। अब याद आने लगा मुझे रिवीजन के समय, लॉरेंस कर्व। डिस्पर्शन को लॉरेंस कर्व के थ्रू भी देखते हैं, ये क्या है लॉरेंस कर्व, याद आया? पहले बताइए, ये बात याद आई कि मैंने आपको बोला था ये कि आगे की क्लास में आप मुझे ये बताएंगे कि व्हाट इज़ द लॉरेंस कर्व द ग्राफिकल मेथड। इसको मैं अभी छोड़ दे रहा हूँ और हम लोग मैथमेटिकल मॉडल्स पर या मैथमेटिकल फार्मूलाज पे बात कर लेते हैं। तो हमने इसलिए छोड़ा तो आपने पूरा ही छोड़ दिया। बताइए क्या होता है लॉरेंस कर्व? सर ये इकोनॉमिक्स में पढ़ा है सर, रिसर्च में नहीं पढ़ा है। हाँ ठीक है, और बच्चों में इसीलिए आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या बेसिक स्टेटिस्टिक्स लेके आ गए। शायद अगर ये क्लास एक दफ़ा MBA FT की होती तो मैं इतनी गहराई में आपको स्टैट्स में लेके जाता नहीं, ठीक, बेसिक्स पर। कारण या अगर ये एक दफ़ा MBA FC की भी होती तो भी इतनी गहराई पे लेके नहीं जाता स्टैट्स की बेसिक पे, बिकॉज द इकोनॉमिक्स इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद। अब ये जो आपकी इकोनोमेट्रिक्स ब्रांच आई है इसमें स्टैट्स का पूरा इस्तेमाल है, पूरा का पूरा उसी पे बेस कर रही है, ठीक। तो इकोनॉमिक्स का स्टैट्स के साथ बहुत बड़ा रिलेशन है और आप BE के स्टूडेंट हैं, समझ रहे हैं बात को, तो आपकी तो स्टैट्स पे कुछ न कुछ कमांड होनी ही चाहिए। और प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिए, किसी भी अच्छी जगह पर स्टैट्स से या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जगह पर आप पहुँचे तो आपको ये सारे काम में अच्छा पारंगत ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी जो कोर्स है उसकी कोर कॉम्पिटेंसी है। सारे लोग लगभग एक ही जैसे बेटा कोर्स पढ़ रहे हैं, 19-20 का फ़र्क होता है। आप चाहे FT का कोर्स देख लो, 2-4 पेपर कुछ उनके फाइनेंस से रिलेटेड FC वालों के ज़्यादा होंगे, आपके नहीं होंगे। FT में पूरा कॉमन कोर्स होगा, बहुत सारी चीज़ें और कोर्स उसका आप भी पढ़ रहे होंगे। तो आपके आगे जो BE लगा, उनके आगे FC लगा, इसका डिफरेंस क्या है? रेफरेंस टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम, ठीक है। तो इतनी देर में आप लोग उसको अच्छे से देख लीजिए, द रेफरेंस टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम। और इसको propound किया था जिनका नाम है ये लॉरेंस, ठीक। तो लॉरेंस ने इसको propound किया था। और हाँ, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में जो क्या बोला आपने, इनइक्वालिटी या जो भी वर्ड आया, तो इफ़ डिस्ट्रीब्यूशन अगर इवन है तो कोई डिस्पर्सन नहीं है, और डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्पैरिटी है देन इट इज़ द डिस्पर्सन। और इसको उन्होंने एक कर्व के थ्रू बनाया था, अमेरिकन स्टैटिशियंस थे लॉरेंस, उन्होंने उसको कर्व के थ्रू बनाया था इसलिए। और इसीलिए अब देखो बेटा, अब इसमें आ गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और इनकम किसका मेन कंटेंट एरिया है? इकोनॉमिक्स का। पैसे का सही वितरण किसका एरिया है? इकोनॉमिक्स का।
इजंट इट? तो इकोनॉमिक्स इतनी ज्यादा जुड़ी हुई है स्टैट्स के साथ में कि आप इन दोनों को अलग ही नहीं कर सकते। इकोनॉमिक्स का कोई भी कॉन्सेप्ट है, अगर आप उसको जैसे ही न्यूमेरिक टर्म में लेके जाओगे तो वो स्टैट्स ही बनेगा, क्योंकि उसका कोई मैथमेटिकल चीजें उसमें बाद में आएंगी, पहले सारा स्टैट्स आएगा। इसलिए आप लोग जरूर इस पे ध्यान दीजिए। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो अब सबसे महापुरुष डिविएशन, जो सबसे अच्छे हैं, जिनके ऊपर सारा काम आगे होता है, स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड का फार्मूला तो आपको याद ही होना चाहिए यार, क्योंकि अगर कोरिलेशन लगाया है या रिग्रेशन लगाया है तो जल्दी से मुझे बताइए स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला। इसका पूछेंगे यार, इसमें कोई मरोवत नहीं करेंगे हम, क्योंकि इसके बगैर तो काम ही नहीं चलेगा ना आगे। यस, एस डी का फार्मूला जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता हो। सर सिग्मा इक्वल अंडर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। ओके, ठीक, बिल्कुल ठीक है। डिविएशन स्क्वायर अपॉन द एन। अब इसको x माइनस एक्स बार भी लिख सकते हैं हम लोग, और d भी लिख सकते हैं, dx भी लिख सकते हैं, बस ये आपको कर देना है तो आपको एच डी मिल जाएगा। क्या एच डी और वेरिएशन के बीच कोई रिलेशन है? Is there any relation between the standard deviation and the yes variation? sir. क्या? क्या है बेटा? सर जब CV निकालते हैं हाँ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सर जब हाँ CV निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड में मीन कर देते हैं। डिवाइडेड बाय मीन। जी सर। ये तो कोफिशिएंट है जो आप बता रहे हो। हर जगह आप कोफिशिएंट वाले फार्मूले मुझे बता रहे हो, तो अगर कोफिशिएंट लगा सर्च में तो वो फटाक से कोफिशिएंट पकड़ लेता है। सिंपल बात नहीं ये सर, है। जब सर्च करके नहीं बता रहे हैं। ओके ओके, सिंपल बात बेटा ये है कि एच डी को स्क्वायर कर दो या वेरिएशन का स्क्वायर रूट ले लो तो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन मिल जाएगा। ये सिंपल रिलेशन है। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर आपको निकालना है तो ये काम हो जाएगा आपका कि स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाय द मीन इनटू 100, तब मिलेगा ये। ठीक, तो बस केवल आपको अच्छे रिवीजन की ज़रूरत है, बाकी थोड़ी सी और मेहनत करनी है। हाँ, अब स्क्वीनेस, जल्दी से स्क्वीनेस बताओ मुझे फटाफट। राइट स्क्वीनेस को कैसे पहचाने हम, और लेफ्ट स्क्वीनेस को कैसे पहचाने हम, पॉजिटिव या निगेटिव को कैसे पहचाने। राइट लेफ्ट आप कहोगे ये तो नई चीज़ आ गई, पता नहीं कहाँ से आ गई। तो निगेटिव और पॉजिटिव स्क्वीनेस को हम कैसे पहचाने। एक अच्छा सा पहाड़ बना हुआ है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक, वो बिल्कुल साफ सुंदर अच्छा सा चारों तरफ से बना हुआ है, सारी टेल उसकी बराबर है, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मुझे ये बताइए कि कैसे जाने अगर वो तिरछा हो जाए कि इसको पॉजिटिव बोलना है और इसको निगेटिव बोलना है। ग्राफ पे बने हुए देख के कैसे बना हुआ देख के आप कैसे जान पाएंगे कि दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्वेयर्ड और द नेगेटिवली स्क्वेयर्ड। नंबर वन, सेंट्रल टेंडेंसीज की वैल्यू के थ्रू अगर वो गिवन है, ग्राफ आपको नहीं दिया हुआ है, तो आप कैसे बता सकते हैं कि दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्वेयर्ड और द नेगेटिवली स्क्वेयर्ड। बच्चों जल्दी करो, टाइम नहीं है आज ज़्यादा। अरे ये तो मैंने खुद ही बताया था आपको शायद क्लास में। इसको इन्हें समझ आ रहा है ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज आज ध्यान से सारे लोग जुड़े रहिएगा। आज की जो भी डिस्कशन है वो पूरी की पूरी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। हाँ काजल जी बोलिए। So positive skewness when the tail on the right side and negative skewness when the tail on the left side. करेक्ट। अब अगर आपको पिक्चर ना दी जाए, ये तो अगर कोई पिक्चर बनी है तो आप लेफ्ट और राइट से अंदाजा लगा लेंगे। कुछ वैल्यूज आपको दे दी जाए सेंट्रल टेंडेंसी की, मीन मोड मीडियन, और उसके आधार पे कोई पूछे कि जरा बताइए कि इसका जो स्क्वीनेस का है वो कौन सा है, निगेटिव है कि पॉजिटिव है।
फिर वो वैल्यू पर डिपेंड करेगा ना, माइनस में आएगी तो निगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव चलो आएगी तो चलो प्लस हम आ वैल्यू जाएगा। बता दे रहे हैं आपको, लिख लो। 8, 12 और 16। मीन है 8, मीडियन है 12, मोड है 16। बताओ पॉजिटिव है कि निगेटिव है? मैं बोल रहा हूँ ना बेटा कि ये वैल्यूज और ये सब घुमाने वाले कोई जवाब काम ही नहीं करेंगे यार। ठीक है, घुमाने, अरे कोई रूल होगा तब तो वैल्यू इस्तेमाल होगी ना। प्लीज जी सर। अंडरस्टैंड नथिंग। कोई रूल होगा, कोई सिस्टम होगा तब तो वैल्यू काम करेंगी। वैल्यू की दिक्कत नहीं है, लो वैल्यू मिल गई, अब बताओ मुझे कौन सा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव है। ठीक, तो वैल्यू का कोई इशू नहीं है, इशू है उस रूल को जानना है कि जिसके थ्रू हम ये जानेंगे। हाँ तो जल्दी से लिखिए फटाफट। मीन अगर सबसे छोटा हो, उसके बाद मीडियन हो, उससे बड़ा मोड हो, तो क्या है? निगेटिवली स्क्विड है। और इसका उल्टा हो जाए, मीन अगर सबसे बड़ा हो उसके सर बाद रिपीट कर मीडियन, दीजिए। फिर से हाँ रिपीट कर रहा हूँ। इफ मीडियन इज ग्रेटर देन मीन एंड मोड इज ग्रेटर देन मीडियन, if median is greater than mean and mode is greater than median, then it is negatively skewed. अब लिखिए, if median is greater than mode and mean is greater than median, then it is positively skewed. हाँ तो अब भैया शिवम बताओ, जो मैंने वैल्यूज आपको बोली थी वो निगेटिवली स्क्विड डायग्राम को बनाएंगे कि पॉजिटिवली? ये शिवम, आर यू देयर? यस सर, यस सर। हाँ आप बताइए कि इसमें निगेटिव बनेगा कि पॉजिटिव? 8, 12, 16। 8 मीन बताया था मैंने, 12 मीडियन बताया था और 16 मोड बताया था। अब यस इनको सर। आप पुट, हाँ तो इनको पुट करो फटाफट। 8 हो गया सबसे छोटा, मीडियन उससे बड़ा, मोड सबसे बड़ा। तो जब ये कंडीशन फॉलो हो जाएगी तो निगेटिवली स्क्विड है। ठीक, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, तब तो वैल्यू काम करेंगी वरना नहीं करेंगे। ओके, तो जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं हम लोग फटाक से। और स्क्रीनेस की बातचीत हो चुकी और टेस्ट ऑफ इक्विनेस और ये सब नहीं पूछूंगा मैं, नहीं दिक्कत होने लगेगी आपको। एक वो बताइए मुझे, एक दिन मैंने आपको ये भी बताया था कि इफ द यस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसकी वैल्यूज बिटवीन द 1 सिग्मा 2 सिग्मा एंड 3 सिग्मा। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है कि सिमेट्रिकल होगा। ठीक, मीन मोड मीडियन तीनों एट द सेंटर होंगे। अब एक सवाल है मेरा कि ये भी तो मैंने आपको स्पेशली बताया है क्योंकि इसका यूज टेस्ट में होना था, तो मैंने आपको इसका हिंट भी दे दिया था कि एक मीडियन एक डिविएशन में कितना परसेंट एरिया कवर करेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, 2 में कितना करेगा और 3 में कितना करेगा। ये भी भूल गए क्या यार? भूल भुलक्कड़ क्लास बना दी क्या आज एकदम? मैं तो सोच रहा था कि बता देने के बाद कुछ देख के आएंगे, आप लोगों ने तो बिल्कुल ही मेरी सारे भूल गए बच्चों, ऐसा मत करो। ढूंढ के ही बताओ, रिवीजन तो हो रहा है तो फिर अच्छे से ही हो जाए। चलिए बताइए, ढूंढ के बताइए, इसी बहाने एक दो बार आप उसको देखेंगे तो फिर निगाह में आएगा, और ऑलरेडी बताया हुआ है तो आपको पक्का हो जाएगा। जल्दी बताइए मुझे। एरिया अंडर 1 डिविएशन ईदर साइड, 2 डिविएशन ईदर साइड एंड 3 डिविएशन ईदर साइड इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और जब इस बात को मैं कर रहा था तो मुझे कुछ ऐसा याद आ रहा है कि मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम का और 6 सिग्मा का, कि 6 सिग्मा के थ्रू वो लोग ये अचीव करना चाहते हैं कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड जो वैल्यू है 6 सिग्मा, मतलब 3 साइड ऑफ द एवरेज
स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, दोनों तरफ में उससे ज़्यादा डिविएशन ना हो, मतलब कितने खराब बन सके, ऐसा करके कुछ एग्जाम्पल भी हमने आपको कोट किया था रियल लाइफ में यूज़ का। तो वैल्यू ही बताओ देवियों सज्जनों। नहीं ढूंढ पाए यार इतनी देर में? सर क्या बात नहीं, है? याद नहीं आ रहा। नहीं तो ढूंढ लीजिए ना साथ में फटाक से इसको, मतलब भूल भाल के सब बराबर हो जाएगा। ढूंढिए इसको, फटाक से डालिए, ढूंढिए और बताइए। तो मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, अगर आपका स्पेशलाइजेशन इकोनॉमिक्स का है तो आपको बेटा देखो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट को आप एमबीए बीई वाले, मान लीजिए एक जगह कोई ऐसी निकली कि जहाँ पर इकोनॉमिक्स वालों को प्राथमिकता दी जाएगी अदर देन द दूसरे डिसिप्लिन के बच्चों के थ्रू, तब उसमें एमए इकोनॉमिक्स भी जाएगा। ठीक, आप लोग भी उसमें भर सकते हो। दिक्कत कहाँ पे आएगी कि आप उसको थ्योरी में बीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि तो पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ के आ रहा है, उसको जितने ज़्यादा लोगों के परिभाषाएं याद होंगी, जितने ज़्यादा सिस्टम याद होंगे, उतना आप नहीं करेंगे, और ना ही आप करते हैं, ना उसका एक पैटर्न है आपके लिए। आप उसको कहाँ बीट कर सकते हो? स्टैट्स में। बस जितनी अच्छी जिसकी स्टैट्स की पावर है, उतना अच्छा वो इकोनॉमिक्स के हिसाब से बंदा बन जाता है। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को बेसिक्स पिला रहा हूँ, ठीक, कि एप्लीकेशन जरूर सीखें आप, एक दो चार क्वेश्चन जरूर लगाएं। समझ आता जा रहा है आपको? क्योंकि एमबीए बीई से रिलेटेड, बीई से रिलेटेड, ये जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी चीज आएगी तो स्टैट्स कंपलसरी है। ठीक, तो जितना अच्छा आप कर ले जाएं। हाँ, तो अब एरिया बताइए फटाफट कितना था? अरे ढूंढ भी नहीं पाए यार इतनी देर में, कर क्या रहे हो भाई? आप लोग तो हाईटेक एरा के चैंपियन हैं। यस बेटा, एनीबॉडी कैन सर्च, और उसके बाद बताइए तो एक दफा सारी क्लास को भी रिवीज हो जाएगा। हमसे क्यों सुनना चाह रहे हो? मुझे तो पक्का विश्वास हो गया है कि मेरी सुनी हुई बहुत सारी बातें आप लोग, हटाओ जाने दो यार, सर इस तरीके से ले रहे, लग रहा वो पास होती चली जा रही है, इसलिए मैं अपनी तरफ से अभी बता ही नहीं रहा हूँ। जल्दी सर्च करिए और अपने साथियों की मदद करिए। एरिया अंडर वन डेविएशन इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 2 and 3। यस बोलिए, कोई बोलना चाह रहा था? यस, काव्या का स्पीकर खुला था। हाँ बोलो बेटा। सर एग्जाम्पल वो शायद मेरे में नहीं लिखा हुआ है, सारे एग्जाम्पल हैं सामने, आपने जितने बताए हैं, और आप अभी ये जो बता रहे हैं वो मिल ही नहीं रहा। एग्जाम्पल ढूंढने से नहीं है ये एरिया, तो ये तो एरिया क्लास ही तो नहीं लेक्चर में आया कर- होगा ना आपके। 68 पॉइंट करके कुछ, 95 पॉइंट करके कुछ, और तीसरे में 99 पॉइंट करके कुछ। तो पूरा हिंट तो मैंने आपको दे दिया है, पॉइंट के बाद ही वाला बता दो देवियों सज्जनों। फोन से सर्च कर लो ना आप फटाक से। आप में से अधिकतर सारे लोग फोन से ही मोस्ट प्रोबेबली क्लास ले रहे होंगे, उससे तो बहुत कम लोग ले रहे होंगे लैब से। वन डिविएशन 68.27, दो डिविएशन के बीच का एरिया 95.45, तीन डिविएशन के बीच का एरिया 99.73। ये रेंज है इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टैंडर्ड डिविएशन, जो है वो एक डिविएशन के बीच 68 पॉइंट
68.27% एरिया को कवर करेगा जब दोनों साइड हम लोग ले लें। अगर यहाँ पे मीन है, दोनों साइड एक एक डिविएशन पे हम जाएंगे तो 68.27% एरिया कवर करेंगे। 2 डिविएशन दोनों तरफ जाएंगे, 2 डिविएशन राइट, 2 डिविएशन लेफ्ट, तो 95.45 को कवर करेंगे। ठीक, अब जब टेस्ट में आपको करा रहा था तो फिर भी मैंने इस बात को दोबारा दोहराया था आपके लिए कि देखिए जो हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था वो यहाँ पे प्रूफ हो रहा है, क्योंकि जब हम 5% पे सिग्निफिकेंस ले रहे थे तो हमको मिल रहा था 1.96, और आपने अभी इसमें लिखा कि 95.45 पे हम 92 डिविएशन को कवर करेंगे। तो अगर हम 95 पे गए तो हम इस 0.45 से थोड़ा कम हो गए, तो 2 डिविएशन तक नहीं पहुंच पाए। कहाँ तक पहुंचे? 1.96। तभी आपको जेड टेबल में जब आप ढूंढते थे तो आपको 5% के सिग्निफिकेंस पर 1.96 मिलता था। याद आ रहा है? 1.9 इस साइड देखते थे, 6 इधर से आते थे, और इंटरसेक्शन उस सेल का देखते थे तो 1.96 मिलता था। वो इसी कारण मिलता था कि ये वैल्यू डिफाइन है। अब अगर 3 डिविएशन तक चले जाएंगे तो फिर 99.73 का एरिया कवर करेगा। ठीक, इसको भी आपको याद रखना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब डिस्पर्सन और इससे रिलेटेड सारी बातें हो गई हैं। अब आपके लिए जो काम की बात है वो अगली बात है ट्रेंड एनालिसिस। तो ट्रेंड एनालिसिस पे भी कुछ बात मैंने आपसे ज़रूर की थी। ये ट्रेंड पीछे के सारे फोरकास्ट पे बन सकते हैं, बनते हैं, मूविंग एवरेजेस होते हैं, पर हमने बच्चों इस पे आपको काम इसलिए नहीं कराया क्योंकि आगे की चीज़ें पूरी हों। और ये तो पीछे की क्लासेस में आप पढ़ के आए होंगे, आज 12th का बच्चा पढ़ रहा है बेटा, ये सब मूविंग एवरेजेस और ये सारा उनके कोर्स में है। आप पीजी में आपको तो इसमें मास्टर होना ही चाहिए, और बीई के हैं, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, बीई। ठीक, तो मूविंग एवरेजेस आप देखिए, मूविंग एवरेजेस के साथ में जब हम साइक्लिकल ट्रेंड को और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के ट्रेंड को और दूसरे सीजनल ट्रेंड को, इनके मिक्स को जोड़कर बनाते हैं, इनके सबके इफेक्ट को ले लेते हैं, देन इट इज ए परफेक्ट ट्रेंड एनालिसिस। समझ आते जा रहा है आपको? एक तो नॉर्मल ट्रेंड एनालिसिस आपका बनेगा, ठीक, फिर उसको कहीं फ्लक्चुएट हो रहा होगा, और फ्लक्चुएशन आपके 2 ही 3 कारणों से होते हैं, आइदर सीजनल, आइदर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कारण। ठीक, तो इनको भी जब आप कवर कर लें तो परफेक्ट ट्रेंड एनालिसिस अब बनेगा ये मूविंग एवरेज के ही बेस पे। ठीक ना, आप पीछे के 3 साल का एक एवरेज, फिर 3 साल का या 5 साल का जो भी, तो मूविंग एवरेज के बेस पे ट्रेंड बनेगा। वरना तो वो लाइन आपकी ऐसे तिरछी तिरछी हो जाएगी ना। आपको तो ट्रेंड में लेके जानी है, तो आपको अंदाजा लगेगा यहाँ तक बढ़ी, अगर घटी तो यहाँ से घटी। तो ये मूविंग एवरेजेस लें, साथ में उस समय के फ्लक्चुएशन जो हो रहे हैं उनको लें। फ्लक्चुएशन आपके किन किन कारणों से हो जाते हैं, किसका किसका इफेक्ट आपको लेना चाहिए? बिजनेस साइकिल, ये तो सबने आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ी होगी, उसका असर लेना चाहिए, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का असर लेना चाहिए, और सीजनल वेरिएशन का असर लेना चाहिए, तब आपका ट्रेंड का एनालिसिस अच्छा होगा। ठीक, अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो इंडेक्स नंबर। ठीक, इसकी चर्चा भी अभी तक नहीं हुई है, और ये सारा का सारा आपका जो एरिया है एनालिसिस एंड द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, इसमें आता है रिग्रेशन तक का एरिया। इसके आगे फिर हाइपोथेसिस की टेस्टिंग है। ठीक, और ये सारा आपका ऑलरेडी पढ़ा हुआ भी है। तो इंडेक्स नंबर कुछ याद आ रहा है तो जल्दी से मैं उसको आपको फटाफट रिवाइज करा देता हूँ। इंडेक्स नंबर मतलब एक सूचकांक, यानी एक आपका बेस ईयर, वहाँ से अगले ईयर तक जब हम आए तो कितना चेंज आ गया, ये जानने की प्रक्रिया आपकी इंडेक्स नंबर है। और इंडेक्स नंबर के थ्रू ही आप जो बोलते हो सरकार बताती है इतने प्रतिशत महंगाई बढ़ गई, तो ये प्रतिशत कहाँ से निकला? किसी भी चीज़ पर कोई प्रतिशत निकालने के लिए कोई आधार होना चाहिए, ठीक ना? तो कोई आधार होना चाहिए, ये आधार उसका बेस ईयर होता है, पीछे का साल होता है। तब इंडेक्स नंबर कितने तरीके से बनते हैं? सिंपल एग्रीगेटिव, फिर सिंपल प्राइस रिलेटिव। ठीक, अब आपको पीछे की क्लासेस पर ध्यान देना पड़ेगा जो आप पीछे पढ़ाए हो, बीकॉम में, इंटर में, जहाँ सब, क्योंकि उसको इस जगह पे पूरा कवर नहीं किया जा सकता, मैं याद दिला दे रहा हूँ केवल।
सिंपल एग्रीगेटिव में क्या होता है, आपको अगर 5 कमोडिटी एक ही साल में दी हुई हैं तो उनका टोटल लगाओ और डिवाइड बाई 5 कर दो, एक सिंपल टाइप का एवरेज, दैट इज अ सिंपल एग्रीगेटिव। अब प्राइस रिलेटिव, क्योंकि हो सकता है कि कोई कमोडिटी जो है वो आपके लिए 20 रुपए की है, तो कोई 2 रुपए की है, तो कोई 40 की है, तो कोई 5 की है, तो इसका कंबाइंड इफेक्ट आ जाएगा उसका। इंटू 100 हर जगह करना है क्योंकि ये परसेंटेज में होता है। तो अगर उसका सबका कंबाइंड इफेक्ट आ जाएगा तो रेस्पेक्टिव कमोडिटी के हिसाब से आप अलग अलग निकालिए, फिर उसको इकट्ठा कर दीजिए, तो आपको ये भी मिल जाएगा कि हर एक कमोडिटी के हिसाब से क्या चेंज आ रहा है और इकट्ठा क्या चेंज आ रहा है। ये हो गया आपके लिए प्राइस रिलेटिव। ठीक, जब कभी आप देखो कि सरकार ने बोला कि इस साल महंगाई की दर इतने से इतने प्रतिशत चली गई, तो उसने कुछ ऐसी कमोडिटीज डिफाइन कर रखी हैं, अगर आप उसको इकोनॉमिक्स में जाओगे और अच्छे से अंदर जाके देखोगे तो उसने कुछ ऐसी कमोडिटी या कुछ एरियाज डिफाइन किए हुए हैं कि जिनमें होने वाले चेंज को वो आपके इन्फ्लेशन इंडेक्स से जोड़ के देखने का आगे तरीका बनता है, वो फैक्टर्स हैं। ठीक, अब तो हर चीज़ के इंडेक्स आ रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसके कुछ कोर एरिया बने, उसके हिसाब से इंडेक्सिंग हो जाती है, हैप्पीनेस इंडेक्स। तो इंडेक्स का आपको रोल समझ आ रहा है, इकोनॉमिक्स में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो आपके लिए एक तो गया सिंपल एग्रीगेटिव, इससे आगे अगर हम बढ़ जाते हैं तो फिर आपको मिल जाएगा प्राइस रिलेटिव। फिर इससे जब आप आगे बढ़ते हैं तब वो फिर आपके लिए लोगों के दिए हुए इंडेक्स नंबर आने शुरू हो जाते हैं, जैसे लैस्प्रे का, पास्के का और फिशर का। ठीक, और फिर उसके बाद वो कौन है, ईडिंगवर्थ का, केली का, ये 4-5 इंडेक्स नंबर के फार्मूले, जिसमें 2-3 तो आपका बहुत ही पीछा करेंगे किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में, एक लैस्प्रे, पास्के और फिशर। तो लैस्प्रे का फार्मूला और पास्के का फार्मूला किसी को याद है? ये लो, ये तो अभी तक पढ़ाया नहीं है, उसमें से पूछने लग गए, कितनी बेईमानी है, ये तो सर ने बताया ही नहीं था, ये तो अब इंडेक्स नंबर की बात होने लगी। तो क्या इंडेक्स नंबर आपके लिए रिसर्च का सब्जेक्ट नहीं है? सर लास्ट ईयर का P01 इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। ओके, तो ये जो काजल जी बता रही हैं, मेरा पक्का दावा है कि हम लोग जितने लोग जुड़े हुए हैं इसमें, आई थिंक 15 और 16 समथिंग, तो जितने भी जुड़े हुए हैं इसमें, अगर इसको पीछे से थोड़ा सा याद नहीं आ रहा इंडेक्स नंबर, तो सबको बड़ा भारी समझ आया होगा। बड़ा आसान तरीका है इसका फार्मूले का। ठीक, वो सीख लीजिए, आपको हर जगह कंपटीशन में आप भूल ही नहीं पाएंगे, मेरी गारंटी है। वरना इसके पी क्यू, ओ क्यू, ये जितने हैं पी क्यू ये बहुत लोगों को परेशान करते हैं, लोग भूल जाते हैं। तो बेटा पी क्यू अपॉन पी क्यू लिखो फटाफट। सिग्मा तो आपको आगे लगाना ही है, समेशन। ठीक, समेशन ऑफ पी क्यू अपॉन पी क्यू, इतना तो लिख लो, इनटू 100। ये काम लास्प्रे में भी आपको करना है, ये काम आपको पास्के में भी करना है। पी क्यू अपॉन पी क्यू इंटू 100, सिग्मा आगे लगाए रहना भाई दोनों में, और मल्टीप्लाई बाई 100 भी किए रहना। अब आपको करना क्या है, 1000 याद रख सकते हो? 1000 याद रख सकते हो सारे लोग? तो अगर 1000 याद रख सकते हो तो बस उसको लैस्प्रे के फॉर्मूले में आप सेट कर दीजिए आराम से। पी के आगे 1, क्यू के आगे, ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ, पी के आगे 1, क्यू के आगे 0, फिर नीचे वाले पी के आगे 0 और क्यू के आगे 0, 1000 सेट। रटना है नहीं कि P1 है और Q0 है, वरना बहुत कंफ्यूज हो जाओगे आखिरी तक। सबसे ज़्यादा ये कंफ्यूज करते हैं जो सबसे ज़्यादा आसान होते हैं। बेस्ट ट्रिक, तो ये हर जगह आपको एक कंपटीशन में और हर जगह लाइफ में काम आएगी। पी क्यू अपॉन पी क्यू इंटू 100, आगे समेशन का निशान लगा के रखना है आपको। ठीक, बन गए लास्प्रे। अब पास्के पे आ जाइए। तो जब पास्के पे आप आओगे तो फिर पी क्यू अपॉन पी क्यू लिखना है, इंटू 100 लिखना है, आगे समेशन का निशान लगाना है। अब क्या करना है सर, अब आपको ये करना है कि एक नंबर और याद कर लीजिए, बस, फिर कोई झगड़ा नहीं है। ठीक, 1101 रुपए का व्यवहार अगर किसी को देना है, ऐसे याद कर लीजिए, किसी शादी में गए और अच्छा मिलने वाला है, कोई गिफ्ट हम नहीं ले जा पाए, तो 1101 रुपए का व्यवहार या मंदिर का चंदा या जैसे आप याद रख सकते हैं वैसे याद कर लीजिए, बस यही पास्के का फार्मूला है। P1 Q1
और नीचे वाले पी में क्या बोला था मैंने, 1101 01 मिला लीजिए कहीं पर भी आपके पास अगर कुछ है तो। ठीक, अगर कहीं आपने बुक खोल रखी है या कहीं आप सर्च कर रहे हैं तो सर्च कर लीजिए। एक नंबर आपको 1000 याद रखना है जो कि बहुत आसान है। दूसरा शादी के हिसाब से याद रखना है कि 1101 का व्यवहार देना है, वो याद कर लीजिए, बस हो गया, बन गए लास्ट प्रयोग पास के। और जब ये दोनों बन जाए तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनका स्क्वायर रूट ले लो, फिशर आ गए। हाँ, अब स्क्वायर रूट में आपको जो 100 है वो स्क्वायर रूट के बाहर रहेगा, ये याद रखना है। ठीक, कभी आप इंडेक्स नंबर में कंफ्यूज होंगे नहीं, वरना ये पी क्यू ओ क्यू ये बहुत परेशान करता है और बहुत दुख देता है। ठीक, अब जल्दी से आ जाते हैं, इसके कुछ टेस्ट हैं, जैसे टाइम रिवर्सल, फैक्टर रिवर्सल और सर्कुलर। 3 ये बड़े टेस्ट हैं जिससे पता चलता है कि वेदर दीज इंडेक्स नंबर आर वर्किंग, या इनके कुछ टेस्ट हैं। तो टाइम रिवर्सल में जो ये टाइम्स हैं इनको बदल देना है। पहले तो ये पूरा फार्मूला फिशर वाला लिखना है, फिर इसके जहाँ जहाँ पी है, जहाँ जहाँ 1 है वहाँ 0 कर दो, जहाँ जहाँ 0 है वहाँ 1 कर दो, बस हो गया टाइम रिवर्सल। और एक स्क्वायर रूट के अंदर ये सब रहेगा तो कट के 1 तो स्क्वायर रूट 1 सेटिस्फाई। ठीक, टाइम रिवर्सल और फिशर का फार्मूला टाइम रिवर्सल को भी सेटिस्फाई करता है और फैक्टर रिवर्सल को भी सेटिस्फाई करता है। आपके लिए कंपटीशन के लिए क्वेश्चन ठीक है। सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक, ये भी याद रखिएगा, वरना लोग ये याद रखते हैं कि फिशर वाला तो सबको सेटिस्फाई कर देता है सारे टेस्ट को। तो टाइम को सेटिस्फाई करता है और फैक्टर को सेटिस्फाई करता है, पर सर्कुलर को सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक, हो सकता है आपकी एफटी की क्लास होती तो मैं ये बातें डिस्कस भी नहीं करता आपसे, क्योंकि आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास है, मैं चौथी पांचवी बार दोहरा रहा हूँ, इसलिए आपको बेसिक ऑफ स्टार्ट्स पे ध्यान जरूर देना चाहिए। ठीक, तो अगर कहीं शॉर्ट में या एमसीक्यू में कुछ आए कि फिशर का फार्मूला और 3 जगह उसने लिख दी, इसको सेटिस्फाई करता है, इसको सेटिस्फाई करता है, लिख, ठीक, तो आप ये याद रखिएगा सर्कुलर को सेटिस्फाई नहीं करता। सर्कुलर को कौन से सेटिस्फाई करता है, कैली एंड आपका जो एग्रीगेटिव मेथड है वो। ठीक, ये 2 सेटिस्फाई करते हैं। अब टाइम रिवर्सल को कौन कौन सेटिस्फाई करता है, फिशर को सेटिस्फाई करते ही करते हैं, सिंपल एग्रीगेटिव भी सेटिस्फाई करता है, कैली भी सेटिस्फाई करता है। ठीक, पर कैली फैक्टर को नहीं सेटिस्फाई करता है। हाँ, वो ईडेनबर्ग वाला जो फार्मूला है वो भी टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। तो अब मुझे ये बताइए कि ये जो इंडेक्स वाला फार्मूला ये आप भूलेंगे तो नहीं, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे पी क्यू जी क्यू में, बस याद रखना 1000 और 1101। यस सर। तो ये लेस्प्रे और पास्के ये कभी परेशान नहीं कर पाएंगे आपको। चलिए, तो इंडेक्स की भी बात हो गई आपके साथ में। अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से। कोरिलेशन, कोरिलेशन पे क्या किया है आपने, कोरिलेशन का, और अभी तक की अगर मुझसे फीडबैक मांगी जाएगी तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि यार मुझको तो इन लोगों ने पता है आज क्या किया है। जैसे बच्चे नहीं खेलते, घर में अकेला पड़ गया कोई, उसको कोई साथी नहीं मिला तो वो बेचारा खुद ही गेंद मारता है दीवार में, खुद ही कैच कर लेता है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस खुद ही मैं गेंद मार रहा हूँ दीवार पर, खुद ही कैच कर ले रहा हूँ, जबकि तय ये हुआ था कि आप लोग बताएंगे। हाँ, इंडेक्स में मान सकते हैं कि इसकी बात पहले चर्चा नहीं हुई थी तो यहाँ पे आप चौंक सकते थे, लेकिन बाकी सारी चर्चाएं हुई थी। लेकिन आपने मुझे छोटा बच्चा बना दिया कि लीजिए रबड़ की गेंद, आप ही दीवार में मारिए और आप ही कैच कर लीजिए। कोई आपको साथ देने वाला नहीं है कि कोई गेंद आपको पकड़े और वापस कैच कराए, वी आर प्लेइंग वाला सिस्टम नहीं है। ठीक ना, तो ये गलत बात है। इसके लिए फिर कोई वो लगनी चाहिए आपके ऊपर पेनल्टी, और वो फिर कोई देखते हैं। एक तो बड़ी दिक्कत ही हो गई है कि अब ऑफलाइन में हमारी आपकी मुलाकात होनी नहीं है, अजीब सा टाइम टेबल है, जो भी होनी ऑनलाइन में ही होनी है, वरना कुछ और बेहतर हो सकता था। ओके, तो कोरिलेशन के क्वेश्चन तो लगाए थे आप लोगों ने, कुछ भेजे भी थे मुझे। यस सर। तो किया, कोई डाउट आउट तो नहीं है? डाउट में तो सवाल आ जाएगा कुछ भी नहीं है, हटाओ खत्म करो यार, कहाँ चक्कर में पड़ गए। तो डाउट वाला तो सवाल ही गलत है, वो पूछने नहीं है आज। कोई डाउट हो ना हो
अब एक बात बताइए मुझे, रिग्रेशन में बेसिकली कोरिलेशन तो ये बता देता है कि यस देयर इज एनी कोरिलेशन और नॉट। रिग्रेशन ये बताता है कि द अमाउंट ऑफ इफेक्ट, तो अमाउंट ऑफ इफेक्ट के लिए क्या बनाना है आपको जो अमाउंट ऑफ इफेक्ट पता चले। बात समझ आती जा रही है? रिग्रेशन में क्या बनाना है आपको जो अमाउंट ऑफ इफेक्ट पता चले। तो रिग्रेशन का फॉर्मूला, मैंने कई सारे फार्मूले आपको लिखाए थे, सिंपल वाला कोई एक एकदम सिंपल से सिंपल बता दीजिए। आर, आगे बोले हम, बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर इंटू सिग्मा अपॉन सिग्मा, याद आया? ठीक, ऐसा एक फार्मूला बहुत सिंपल वाला था। अब ये आपको मिल गया बी वाई एक्स। अब आप कर रहेंगे क्या इसको, ये तो कोफिशिएंट है, बी वाई एक्स आपको मिल गया कि वाई कितना डिपेंडेंट है एक्स पे। ध्यान बनाए रखिएगा, तो जो भी आज आपने सुबह नाश्ता किया है या जो अब आप जाके करेंगे वो वर्थवाइल हो जाएगा। तो जल्दी से बताइए, याद आ रहा है? रिग्रेशन में बी वाई एक्स इज इक्वल टू, एक फार्मूला था हम लोग का छोटा सा आर, किसी भी फार्मूले से आप बी वाई एक्स निकालो, ठीक ना? नहीं वरना सोचोगे यार ये इसी में लग रहा है क्या, इसमें नहीं लग रहा। किसी भी फार्मूले से आप बी और वाई एक्स निकालिए। तो अभी ये छोटा है तो डिस्कस कर लेते हैं। आर मतलब कोरिलेशन का कोफिशिएंट और मल्टीप्लाई बाय द सिग्मा अपॉन सिग्मा करके कुछ था ना, मोस्ट सिंपल वन। तो इससे बी वाई एक्स आपको मिल गया। अब ये बी वाई एक्स का यूज क्या है? बी वाई एक्स से आपकी आगे क्या बनेगी? लाइन, रिग्रेशन लाइन। तो रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन, वो इक्वेशन क्या बनेगी? y और x है तो वो इक्वेशन बनेगी y माइनस वाई बार इज इक्वल टू, ये जो आपने निकाला बी वाई एक्स, ठीक, ये वैल्यू लिखी जाएगी प्लस प्लस बताओ भैया क्या होगा यार, ये तो ऐसा मत करो। सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स एंड ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार, तो एक्स माइनस एक्स बार भी आपको मिला हुआ है और यस वाई माइनस वाई बार भी आपको मिला हुआ है। और बी वाई एक्स आपने कहाँ पे पुट किया? यस बच्चों, बी वाई ये जो आपने निकाला सिग्मा और ऑफ द ये जो आपने वैल्यू निकाली आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, ठीक ना? ये वैल्यू आपने निकाली कोफिशिएंट, तो एक्स माइनस एक्स बार या वाई माइनस वाई बार जो भी निकालनी है आपको वाई एक्स के कंटेक्स्ट में। तो अगर वाई के कंटेक्स्ट में हम लोग देख रहे हैं तो हमारी वैल्यू क्या निकलनी चाहिए? इसकी लाइन कैसे बने सर वाई, हाँ बोलिए, जल्दी सर जल्दी वाई, बताइए। ठीक है, वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू, ये जो आप निकालोगे आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार, यस सर, इससे आपकी लाइन बन जाएगी। अब इस लाइन में अगर कोई आपको वेरिएबल दिया हुआ है और वो बोल दे कि इतना एक्स है, तो मतलब y डिपेंडेंट है, तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी कि कोई बी वाई एक्स का जो ये r अपॉन ये वैल्यू तो आपने ढूंढ ली है और x माइनस एक्स बार आपको पता ही है। तो अगर हम कोई x की वैल्यू दें आपको, क्योंकि मीन आपको पता है, तो क्या वैल्यू बन जाएगी आपकी? मीन मल्टीप्लाई बाई सच x, ऐसा कुछ बनेगा ना, तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। अगर हम ये बोले कि एक वेरिएबल है वो 10 पेयर में फैला हुआ है, कुछ x है और कुछ y है, और मैं अचानक एक ऐसा ऑब्जर्वेशन या वैल्यू एक बोल दूं x की कि 75 है, अभी इस जगह पे बताओ ये 75 के कॉन्टेक्स्ट में y कितना रिएक्ट करेगा? कॉज एंड इफेक्ट, यही होता है ना रिग्रेशन में। तो इस कॉज का कितना इफेक्ट है, तो ये इस लाइन के थ्रू आप ढूंढ पाएंगे। करेक्ट, इस लाइन के थ्रू आप ढूंढ पाएंगे कि क्या y होने वाला है, क्योंकि y बार आपको पता है, y आपको नहीं पता। अब इस फार्मूले को मैं बहुत ध्यान से आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान रखिए। इसमें क्या लिखा है? y माइनस वाई बार, वाई बार आपको पता हो जाएगा डेटा के थ्रू, लेकिन y आपको नहीं पता। यही तो आपको ढूंढना है कि क्या इफेक्ट होगा अगर x इतना है तो। अब r अपॉन सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स ये आपने ढूंढ लिया कोफिशिएंट, तो इस वैल्यू को पुट कर दीजिए। x आपको क्वेश्चन दे रहा है या प्रॉब्लम पूछ रहा है आपसे, और x बार भी आपको पता है,
तो अब क्या चीज बाकी रह गई आपसे? केवल y। बाकी तो सारी वैल्यू मिल गई, तो आपको y मिल जाएगा कि x अगर इतना हो तो y कितना होगा। ये है रियल यूज ऑफ रिग्रेशन। ठीक, खाली आपको समझ आ रहा है ना बात को, कि अगर इसमें इतना चेंज हो तो दूसरा कितना चेंज होगा। तो यहां तक तो गाड़ी मैंने आज पहुंचा दी है आपकी। अब आपको समझ आ रहा है होगा कि कितनी तेजी से हमको काम करना है। हाँ, एक बात बता दे रहा हूँ, एक टेस्ट मैं लूंगा जरूर, और उसके लिए आप लोग अच्छे से तैयार रहिए। ठीक, और मौका होगा तो ऑनलाइन या ऑफलाइन, लेकिन हाँ, अगर ऑनलाइन भी होगा तो इंटरेस्ट आपको आएगा। इतना आसान नहीं होगा कि खटाखट हम सर्च करें और फटाक से जवाब दे दें। तो इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन बना के रखिए। ये सारे ऑब्जर्वेशन आपके लिए काम करेंगे, एज वेल एज एक टेस्ट ज़रूर होगा, उसके लिए आप ज़रूर तैयार रहिए। एग्ज़ाम का क्या सीन है बच्चों, कुछ पता है आपको? नो सर, अभी कंफर्म नहीं है, अभी तो सितंबर का बोला गया है शायद। ओके, चलिए फिर आप लोग बीच बीच में एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। हाँ, कल सारे लोग ध्यान से, जो एफ टेस्ट की हमारी बातचीत अधूरी रह गई है उसको आप अच्छे से पढ़ के आइए, तो फिर हम लोग एफ टेस्ट को कल फुल एंड फाइनल या काफ़ी हद तक डिस्कस करके उसको ख़त्म करते हैं। ओके, ओके यस सर। सर। और कोई आज के सेशन पे कोई क्वेरी? सर टेस्ट कब तक लेंगे आप? जब बता दो बच्चों, तुम लोग आज की तरीके से अगर आप लोग मुंह में बिल्कुल उस तरीके से उस मूड में आएंगे, मुंह तो खोलेंगे नहीं, हटाओ। तो अगर इस मूड से आना है या ऐसा काम करना है तो फिर थोड़ा टेस्ट को आप बता दो अपनी सुविधा से कब ले ले। अगले हफ्ते? नो सर, अगले हफ्ते सर असाइनमेंट सबमिट करने हैं सर। हम लोगों को बहुत सारे लोगों ने दिए हुए हैं और 2-3 सर लोगों ने टेस्ट भी लगाए हुए हैं। तो एक काम करते हैं ना, फिर सितंबर में तो एग्जाम ही है बेटा, कहाँ तक आगे जाएंगे हम लोग? अगर एग्जाम आपका आ रहा है तो सितंबर में आ ही जाएगा, और अब तो 16 तारीख हो गई है। नेक्स्ट वीक के बाद फिर प्रिपरेशन लीव की चांस बन सकते हैं आपके। तो जो भी करना है वो अगले हफ्ते में करना है। सर उसी बीच में आप किसी भी दिन टेस्ट ले लीजिएगा सर। ठीक, हम बता के उसी दौरान बीच में ले लेते हैं। और किसी को कुछ कहना है? Yes, anybody else have to say anything? सर आज आपने जितनी भी चीजें बताई हैं वो अब मिली हैं और अब याद आई हैं, और इससे जब आप हम पूछते भी चिंता मत करो, वरना तो अभी दो चार क्लास हम लोग की होनी है, तो उसमें आप कभी भी कुछ भी पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, देन वेरी नाइस मीटिंग विद ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू सर। ऑल ऑफ यू, थैंक